तक और ये पार्ट 2 है। हम लोग आज का टॉपिक शुरू करेंगे 1942 के उसका टाइट रन क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है तो हम लोग अपनी सेकेंड वीडियो का पार्ट यहाँ से शुरू करते हैं। हुआ ये था 1942 में कि रशिया ने जो है फिर स्टार्ट कर दिया था। जाहिर सी बात है, जब जर्मनी ने अटैक किया रशिया के ऊपर, पहले तो वो उसके साथ दोस्त था, बाद में उसका दुश्मन बन गया, उसके ऊपर ही अटैक कर दिया रशिया के ऊपर। तो जर्मनी ने, लेकिन जर्मनी वहाँ पर फेल हो गया। मैंने आपको पीछे रीज़न बताया था पार्ट 1 में। तो रशिया ने फिर इसको पीछे करना शुरू कर दिया जर्मनी को। रशिया ने स्टार्ट टू पुश बैक द जर्मन्स। ठीक है, heavy loss of life and war crime on the eastern front, and St. Petersburg is the Russian port on the Baltic Sea। अच्छा, ऐसा हुआ था कि जहाँ पर आकर जर्मन्स डोमिनेंट हुए थे, वहाँ से रशिया ने उन्हें निकालना शुरू कर दिया। एस्ट्री पीटर जो था रशिया का पोर्ट था, उसका नाम रिप्लेस करके लेनिनग्राड रख दिया गया था, और वोल्गोग्राड जो मतलब एज इट इज़ वही सिटी थी, तो उसका नाम भी चेंज करके स्टालिनग्राड रख दिया गया था। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ से जर्मन्स लोगों को निकाला था, उसके बाद जो है उनको विक्ट्री मिली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जब रशिया ने एक ऑपरेशन शुरू किया कि जर्मन्स को अब यहाँ से निकालना है और अब पुश बैक करना, मतलब पीछे की तरफ धकेलना है, और जितना भी उसने डोमिनेट की हुई है, जितनी भी लैंड्स, जितनी भी कंट्रीज, उन लोगों को इंडिपेंडेंट करवाना है। तो उसने क्या किया, जहाँ पर रशिया के इलाकों में जहाँ पर जर्मन्स आकर रह रहे थे, उनको पीछे करने के लिए उसने वहाँ पर स्ट्राइक करना शुरू कर दी, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जर्मन्स लोग जो थे वो मारे गए थे, सिर्फ भूख, बदहाली, खाना ना होने की वजह से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ना मिलने की वजह से, जैसे पानी नहीं मिल रहा था, खाना नहीं मिल रहा था, तो बहुत सारे लोग सिर्फ भूख की वजह से ही मर गए थे। तो फिर उसके बाद क्या था कि अलाइज जो थे, यानी कि रशिया ने पार्टिसिपेट किया हुआ था अलाइज में, तो उसने पुश बैक किया था जर्मन को, इटली को भी पीछे कर दिया था। लीबिया से डोमिनेंट था वो लीबिया के ऊपर, तो लीबिया को भी इंडिपेंडेंट करवाया था। फिर उसके बाद क्या था कि यूएसए ने अपनी आर्मी जो है वो मोरक्को में भेजी थी, और तुनिसिया फाइनली वॉन 1943। मतलब ये जितने भी इलाके थे नॉर्थ अफ्रीका के, वहाँ से रशिया, यूएसए और चाइना और ये सारी जो सुपर पावर मिल गई थी, तो इन्होंने जर्मन्स को बैक करना शुरू कर दिया था। और तकरीबन अब किस्मत इनका साथ दे रही थी, और अब किस्मत हिटलर का साथ नहीं दे रही थी। तो आगे चलते हैं। उसके बाद 1943 में क्या हुआ, अलाइड ऑफेंसिव था। अलाइड ऑफेंसिव का मतलब था कि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, अलाइड आर्मी अटैक mainland of the Italy and Sicily island and capture the half Italy, and dictator Benito Mussolini deposed and was arrested। तो हुआ यहाँ पर ये था कि जैसे ही उन लोगों ने मिशन शुरू किया सुपर पावर्स कंट्रीज ने, तो अलाइड आर्मी जो थी उनकी, उन्होंने इटली के इटली बहुत बड़ा कंट्री है, उसके जो मेन लैंड था, जैसे कि कैपिटल सिटी था, उसके ऊपर अटैक किया। फिर उनके करीबी सिसिली आइलैंड था, उसके ऊपर अटैक किया और उनको कैप्चर कर दिया, और इस तरह करते करते उन्होंने आधी इटली को अपने अंडर में कर लिया था, और वहाँ से जर्मन्स को निकाल दिया था, और इटालियन को भी। और ये बेनिटो मुसोलिनी जो था ना, उस वक्त का डिक्टेटर था, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया था। फिर उसके बाद 1944 ईरा में क्या हुआ था कि रशियन आर्मी जो थी वो अब जीतती जा रही थी, मतलब अब विक्ट्री अब उन्हीं के हाथ में थी, और जर्मनी को ईस्टर्न यूरोप जो था वहाँ से उसको निकाल दिया था तकरीबन। अलाइड आर्मी ने मतलब जितने भी थे नॉर्थर्न इटली को निकाला था, मतलब इटली ने जितना भी डोमिनेट किया हुआ था उसको पुश बैक किया था, और उन्हें उनकी टेरिटरी में दोबारा से फेंक दिया था। एंड अलाइड आर्मी कम क्लोज टू जापान mainland, और आखिर में क्या हुआ था, जितनी भी अलाइड फोर्स है वो जापान के करीब पहुंच गई थी। असल में देखा जाए तो जापान से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, क्योंकि वो ही अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन क्या हुआ था कि द जापान अटैक इन असम, फिर जापान ने कि जैसे ही रशियन और सुपर पावर्स कंट्री यूएसए और दूसरी कंट्रीज जो थी यहाँ पर पहुंची, तो ऐसा हुआ कि जापान ने अटैक कर दिया था असम। असम जो था वो सिटी था इंडिया का, तो इसके ऊपर अटैक किया, तो इस बात पर और ज़्यादा
गुस्सा आया और सुपर पावर्स ने जो है इस अटैक का बदला रिवेंज लेने के लिए जो है जापान को कंट्रोल में करने की कोशिश की। और फाइनली 4 साल हिटलर ने पूरी दुनिया पे, समझ लें पूरे यूरोप पे हुकूमत भी की, बहुत सारी जानें भी ली, बहुत सारा नुकसान भी हुआ, लेकिन 4 साल के बाद अब किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी और उसकी आर्मी तबाही की तरफ जा रही थी। डी डे, अक्सर डी डे बहुत ही फेमस है सेकेंड वर्ल्ड वार में और ये पूछा भी जाता है CSS PCS के एग्जाम्स हैं। डी डे था क्या? बेसिकली ये 6 जून 1944 को एक एयरबोर्न ऑपरेशन हुआ था जो कि ट्यूसडे वाले दिन सुबह के टाइम 10:30 बजे तक हुआ था और इसका कोड नेम था डी डे। डी डे की फुल फॉर्म है डेजिग्नेशन वाज यूज फॉर द डे ऑफ एनी इम्पोर्टेंट इन्वेजन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। डी का मतलब डेजिग्नेशन होती है। जाहिर सी बात है, फ्रांस एक बहुत बड़ा कंट्री था और उसको एक बहुत बड़ा 4 सुपर पावर ने मिलकर जो है ये ऑपरेशन किया था डी डे का। और यहाँ पर क्या हुआ था कि फ्रांस, इस ऑपरेशन में फ्रांस को इंडिपेंडेंस मिली थी जो है रशिया से। रशिया को फ्रांस के अंदर से निकाल दिया गया था और रशिया फाइनली 4 साल के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार की 4 साल के बाद जो है वो इंडिपेंड हुआ था। और ये लार्ज इन्वेजन थी, हिस्ट्री की सबसे बड़ी इन्वेजन थी ये, क्योंकि फ्रांस को जो है वो इंडिपेंडेंट मिली थी। दूसरी बात है कि जर्मनी की जो फोर्स थी, जो मिलिट्री थी, हिटलर की जो मिलिट्री थी वो हार गई थी। 1945 ईरा में हुआ ये था कि 29 अप्रैल को जर्मनी की जितनी भी आर्मी थी उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और उसके एक दिन बाद जब जर्मनी की आर्मी ने सरेंडर कर दिया तो 13 अप्रैल को हिटलर ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, कहा जाता है। लेकिन अब तक ये बात क्लियर नहीं हुई है क्योंकि हिटलर की अब तक ना कोई लाश मिली थी और ना ही उसको पता लगा कि वाकई में उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ये क्या बात है, अभी तक नहीं मिला। लेकिन कहा जाता है कि हिटलर ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है और हिटलर जैसी जड़ जो है वो इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। और इसके बाद क्या होता है कि बर्मा, इंडोनेशिया, फिलिपाइन रीटेक बाय अलायंस उनको रीटेक कर दिया गया था। और VE डे मतलब विक्ट्री ऑफ द डे सेलिब्रेट किया गया था क्योंकि जब हिटलर ही मर गया तो फसाद की जड़ ही जब ख़त्म हो गई तो दोबारा जंग लगने से रही। तो पूरे यूरोप के अंदर जब हर कंट्री इंडिपेंडेंट हो गया, हर कंट्री को अपनी टेरिटरी और सुप्रीम अथॉरिटी, सॉवरेनिटी मिल गई, तो विक्ट्री ऑफ द डे मनाया गया। और ये विक्ट्री ऑफ द डे हर साल मनाया जाता है, अब तक मनाया जाता है यूरोप में। इसके बाद देखिए क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब। अब जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया तब भी जापान सरेंडर नहीं कर रहा था, तब भी जापान जंग किया जाता। अब सारी दुनिया एक हो चुकी थी, अब जापान अकेला किससे लड़ता? जाहिर सी बात है उसको भी डिफीट होनी थी। वो जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था तो USA ने 2 एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप आउट किए थे जापान की सिटी में। एक तो हिरोशिमा था, दूसरा नागासाकी। हिरोशिमा में जो एटॉमिक बॉम्ब उन्होंने ड्रॉप किया था वो 6 अगस्त को किया था और उस एटॉमिक बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी को जो ड्रॉप आउट किया था एटॉमिक बम वो 9 अगस्त को किया था और उसका नाम था फेटमैन। और ये ड्रॉप आउट करने वाले जो आदमी था, जो ऑफिसर था, उसका नाम था इनोला गे, ठीक है। उसने ये नाम लिखा हुआ है, ये अक्सर पूछा जाता है MCQs में। और इसमें 1,29,000 जो पीपल हैं वो मर गए थे। और जापान ने उसके बाद फाइनली 15 अगस्त को, देखें अप्रैल को जर्मनी ने सरेंडर किया, जबकि फिर 15 अगस्त 1945 को जापान भी सरेंडर कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या निकले सेकेंड वर्ल्ड वार के। आखिर इस जंग का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हुआ और जंग होना ज़रूरी थी या नहीं ज़रूरी थी। सबसे पहले कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फ़ौरन ही एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जो स्टिल अभी तक है। वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पीस ट्रीटीज बहुत सारी बनाई गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद USA और USSR एक सुपर पावर बनकर उभरे इस दुनिया में। उसके बाद एक कोल्ड वार स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। कोल्ड वार के लिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो कोल्ड वार के ऊपर ही बनाऊंगी। वर्ल्ड जो है पूरा का पूरा वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, ठीक है। एक जो था वो कैपिटलिस्ट, दूसरा जो था वो कम्युनिज्म। नेटो और वार्सा पैक्ट जैसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, आइडियोलॉजीज आई थी, ठीक है, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की।
जर्मनी भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और सुपर पावर मेड आयरन कर्टन एक स्पीच थी जो लाइन बिटवीन थी, बनाई थी, ये कोल्ड वार में थी, मैं आपको बताऊंगी आगे। और बर्लिन वार बन चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। और सबसे बड़ी बात है कि ह्यूज फोर्स ट्रांसफर द पॉपुलेशन इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, बहुत बड़ी फोर्स जो है वो ट्रांसफर्ड हुई थी और बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था मेन का, मटेरियल का, इंडस्ट्रीज का यूरोप में। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तकरीबन पर्ल हार्बर जो है वो तबाह हो चुका था, जितनी भी नेवीज थी तबाह हो चुकी थी, आर्मी तबाह हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। यूके फ्रांस जो है उनको एक ग्लोबल पावर जो है मिली थी, ठीक है, और डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट हो गया था। और मतलब एक्यूपेशंस ऑफ जापान एंड स्पेसिफिक एशियन टेरिटरी बाय यूएसए, और जापान की जितनी भी टेरिटरी वगैरह वो यूएसए के अंडर में आ गई थी। बहुत सारी, कोरिया भी डिवाइड हो गया था 2 ब्लॉक्स में। चाइना सिविल वार स्टार्ट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। इसराइल सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही इंडिपेंड हुआ है, क्रिएट हुआ है, ठीक है। यूएसए डोमिनेंट हो गया था 7 साल तक जापान के ऊपर। चाइना ताइवान क्लैश भी स्टार्ट हो गया था। और इसके अलावा बहुत सारा जो बड़ा नुकसान था वो ये था कि बहुत सारी जो औरतें थी वो बेवा हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे मर्द मारे गए थे। तो उसके बाद एक ह्यूमन राइट इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा ह्यूमन राइट, वुमेन राइट इंक्रीज हुआ था कि वुमेन्स जो हैं वो अब वो काम भी कर सकती हैं जो पहले उनको आज़ादी नहीं थी, जैसे कि चाय बेचना, स्टॉल लगाना वगैरह वगैरह, फिर उन्हें हर काम करने की इजाज़त मिल गई। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।